7 अप्रैल 2026 की सुबह मध्य प्रदेश के इंदौर के गोंदीखेड़ा चरान विलेज का एक वीडियो वायरल होना शुरू होता है। ये जो वीडियो था ये एक घर का था जहां पे एक लड़की जिसका नाम प्रियंका पुरोहित, उम्र 27 साल, वो रोती हुई नजर आ रही थी। उसकी अगर हालत देखी जाए तो बहुत ही वो डर में लग रही थी। उसका शरीर लिटरली कांप रहा था। देखने से लग रहा था कि उसको बहुत बुरा सदमा लगा है किसी चीज का। वो बार बार दीवार के सहारे उठने की कोशिश करती लेकिन उठ नहीं पाती। थोड़ी ही देर में इसी घर के इसी बेडरूम का एक और वीडियो सामने आता है जो कि सेम ही सुबह का था। देखने से लग रहा था कि इस कमरे का सारा सामान अस्त व्यस्त किया हुआ था, मतलब कोई भी चीज अपनी सही जगह पे नहीं थी। थोड़ी ही देर में क्लैरिटी मिलती है कि असल में इस घर में एक मौत हुई है, एक कत्ल हुआ है। यहाँ पे सवाल ये तो था कि ये कत्ल हुआ किसका है, लेकिन उससे कई बड़ा सवाल था कि ये कत्ल किया किसने है। थोड़ी देर लगती है, लगभग 36 घंटे, और उसके बाद जो सच्चाई सामने आती है वो हमारे भारत के किसी भी रिश्ते को शर्मसार करके रख दे। आज का इंसिडेंट बहुत भयानक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है तो इस वीडियो को ना देखें। मध्य प्रदेश के इंदौर का गोंदीखेड़ा विलेज, जहां पे एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली में 3 लोग थे। घर की मुखिया ख्यांची बाई, उनका बेटा देवकृष्ण पुरोहित और साथ ही उनकी एक बेटी जिसका नाम ज्योति। ख्यांची बाई के जो पति थे उनकी मौत 1999 में हो गई थी, जिसके बाद इस फैमिली ने बहुत बुरे दिन देखे थे। और देवकृष्ण पुरोहित जो कि इस फैमिली का अकेला मर्द बचा था, उसको बहुत छोटी उम्र से काम करना शुरू करना पड़ता है। देवकृष्ण मिर्ची बेचने का काम शुरू कर देता है। इंदौर से वो मिर्ची लेके आता और धार में ये मिर्ची बेच देता। इसी से फैमिली का खाना पीना चल रहा था। अकेला देवकृष्ण ही था जो कि इस फैमिली के लिए काम कर रहा था, पैसे कमा रहा था। अब वक्त बीतने के साथ जो देवकृष्ण पुरोहित था उसकी 2015 में शादी हो जाती है एक लड़की से। लड़की का नाम प्रियंका पुरोहित। इस समय प्रियंका की उम्र 15 से 16 साल थी और देवकृष्ण की उम्र भी 16 से 17 साल ही थी। असल में ये एक बाल विवाह करवाया गया था इन दोनों की फैमिलीज के द्वारा। वक्त धीरे धीरे ठीक ठाक ही बीत रहा था। कुछ कन्फ्लिक्ट्स थे जो कि फैमिली में चल रहे थे, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसी बीच 6 और 7 अप्रैल की रात 2026 का समय आता है। जैसे ही 7 अप्रैल की सुबह होने वाली थी, अचानक से ख्यांची बाई और उनकी बेटी ज्योति, उनको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये जो आवाजें आ रही थी ये देवकृष्ण और प्रियंका के कमरे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई बहुत जोर जोर से रो रहा है, चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा। ये आवाजें सुनते ही ख्यांची बाई और ज्योति फटाफट से देव के कमरे की तरफ भागती हैं। जैसे ही वो वहां पे पहुंचती हैं, एंट्रेंस पे ही उनके होश उड़ जाते हैं। उनके सामने एक कुर्सी पे उनकी जो बहू थी जिसका नाम प्रियंका पुरोहित था, वो उस कुर्सी से बंधी हुई थी। लेकिन ये चीज तो भयानक थी ही थी, इसके बाद जो वो देखने वाले थे शायद उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। प्रियंका तो उनको सामने दिख रही थी जिसकी रस्सियां खोली जाती हैं। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि क्या वो ठीक है। वो तो ठीक ठाक नजर आ रही थी, लेकिन जब पूछा जाता है कि देवकृष्ण कहाँ है तो वो दूसरे कमरे की तरफ इशारा करती है। अब इस कमरे का जो दरवाजा था वो बाहर से लॉक किया गया था। फैमिली जाती है और ये दरवाजा खोलती है। इस समय तक इस शोर की वजह से आसपास के लोग भी इनके घर पे इकट्ठा हो चुके थे और साथ ही कुछ लोगों ने कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए थे। इसके बाद ये दरवाजा खोला जाता है और अंदर जब देखा जाता है तो बेड पे देवकृष्ण औंधे मुंह गिरा हुआ था। जैसे ही फैमिली पास पहुंचती है, उसको हिलाया जाता है, घुमाया जाता है, तो वो देख के शॉक्ड रह जाते हैं। देवकृष्ण की असल में उसी बिस्तर पे जान जा चुकी थी और देखने से लग रहा था जैसे उसके सर पे किसी बहुत नुकीली चीज से वार किया गया है। और बहुत ज्यादा वार नहीं थे, सिर्फ एक ही वार किया गया था। अब इसके बाद थोड़ी ही देर लगती है और धार पुलिस स्टेशन में पुलिस को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। पुलिस भी थोड़ी ही देर में इनके घर पे पहुंचती है। पुलिस पहुंचते ही तफ्तीश में जुट जाती है। सबसे पहले प्रियंका से पूछा जाता है कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे। प्रियंका उनको एक्सप्लेन करना शुरू करती है कि रात को अपने बेडरूम में जब प्रियंका और देव सो रहे थे, उसी दौरान अचानक से 2 से 3 लोग उनके कमरे में घुस जाते हैं। असल में ये जो लोग थे ये चोर थे। वो प्रियंका को पीटते हुए, खींचते हुए लेके जाते हैं और एक कमरे में रस्सियों से एक कुर्सी पे बांध देते हैं। वहीं प्रियंका ने बताया कि वो बार बार उनको यही कह रही थी कि उनको जो कुछ भी चाहिए वो दे देगी, लेकिन हम दोनों को छोड़ दो। और इसके बाद प्रियंका ने उनको कुछ अपना सामान निकाल के भी दिया अपनी अलमारी से, जिसमें 3 लाख की ज्वेलरी थी और इसके अलावा 50,000 रुपए कैश भी था। लेकिन इसके बावजूद प्रियंका ने बताया कि जो देव था वो बार बार उनको रोकने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद वो देव को खींचते हुए दूसरे कमरे में लेके जाते हैं और उस कमरे में क्या हुआ उसको कुछ पता नहीं। वापस आते हुए उन्होंने कमरे को कुंडी लगाई और उसके बाद वो वहां से भाग गए।
अब यहाँ तक चीजें समझ आ रही थी। प्रियंका का डर, उसका कांपना सामने विजिबल हो रहा था। लग रहा था कि इसने कुछ बहुत भयानक अपनी आंखों के सामने देखा है। पुलिस इसके बाद तफ्तीश में जुट जाती है, लेकिन कुछ चीजें थी जो कि किसी भी इंसान को हजम नहीं हो रही थी। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि इस तरह की चीजें हो कैसे सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पुलिस को डाउट क्यों आने शुरू होते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि क्लियरली बता रहे थे कि शायद इस सारी की सारी एक्टिविटी में कोई बाहर का इंसान इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि कोई घर का ही भेदी है। सबसे पहले पुलिस घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां चेक करना शुरू करती है। जैसे ही वो खिड़कियां और दरवाजे चेक करते हैं, कुछ चीजें सामने आती हैं कि घर में कोई भी फोर्सफुल एंट्री नहीं थी। आपने देखा होगा या फिर सुना होगा, किसी भी इंसान के घर में जब चोरी होती है तो चोर या तो खिड़की तोड़ के अंदर घुसते हैं या दरवाजे का लॉक काट के अंदर घुसते हैं। लेकिन इस मामले में इस तरह का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं थी, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा था कि शायद घर का कोई इंसान इन्वॉल्व था उन लोगों को अंदर लेके आने में। जब भी इस तरह का कुछ भी होता है तो पुलिस का अक्सर पहला डाउट घर के लोगों पे ही जाता है। अब धीरे धीरे पुलिस और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ती जा रही थी, उनका शक किसी और शख्स पे नहीं जा रहा था, बल्कि खुद प्रियंका पे ही जा रहा था। वही लड़की जिसकी वीडियोस वायरल हुई थी, वही लड़की जो कि सारे के सारे इंसिडेंट के बाद कांप रही थी, रो रही थी और चिल्ला रही थी। क्या यह सच में दुख था, दुख में रोना था, या फिर उसकी ये एक्टिंग थी जो कि इतनी वर्ल्ड क्लास थी कि कोई भी इंसान जो शुरू में उसको देखता उसको उस पे दया ही आ रही थी। पुलिस इसके बाद प्रियंका से पूछती है कि आखिरकार चोर लेके क्या क्या गए। अब इस तरह के मैटर्स में ये होता है कि जब भी इंसान वापस होश में आता है या फिर अपनी सेंसेस में आता है, अपने लोगों के सामने पहुंचता है, तो सबसे पहले वो उस इंसान को देखता है जिसकी जान जाने के चांसेस थे, मतलब इस मामले में देव कृष्ण। और इसके अलावा एग्जैक्ट अमाउंट या फिर ज्वेलरी का उनको तो पता चलता अगर वो अलमारी खुद से खोल के देखते। लेकिन प्रियंका ने यहाँ पे जिस तरह से पुलिस को एग्जैक्ट अमाउंट बताया कि 3 लाख के आसपास की ज्वेलरी थी और 50,000 रुपए कैश था जो कि ये चोर चुरा के भागे थे, इतना क्लियर, इतना एक्यूरेट कोई इंसान इस तरह के सिचुएशन में कैसे हो सकता है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें थी। जैसे पुलिस को प्रियंका ने बताया था कि जब ये चोर अंदर घुसे थे तो बहुत ज्यादा हाथापाई हुई थी, मतलब कि प्रियंका को उन्होंने घसीटा था। देव कृष्ण ने उनको रोकने की कोशिश की थी। घर का जिस तरह से सामान यहाँ पे बिखरा हुआ था, क्लियरली लग रहा था कि ये बात सच्ची थी। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर देखा जाए, देव कृष्ण की जो लाश थी उस पर कोई भी स्क्रैच मार्क नहीं था, मतलब इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं थी कि इसके मरने से पहले हाथापाई हुई हो। दूसरी तरफ प्रियंका का शरीर जब देखा जाता है, उस पे भी इस तरह का कोई भी चोट का निशान नहीं था। कोई घसीटने के ऐसे सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे जो कि प्रियंका के शरीर पे दिखे। तो आखिरकार इस तरह का हुआ कैसे? अगर हाथापाई हुई है तो उसके कोई भी निशान इनके शरीर पे हैं क्यों नहीं? और एक और बात जो पुलिस को और भी ज्यादा खल रही थी, अगर कोई इंसान चोरी करने के इरादे से घर में घुसा हो, वो इतना बड़ा चाकू अपने साथ क्यों लेके आएगा? क्योंकि जब देव कृष्ण की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो वहां पे क्लैरिटी मिलती है कि उसके सर पे सिर्फ एक वार किया गया था इस चाकू से, और जो घाव था वो लगभग 1 फीट गहरा था। ये चीज पुलिस को और भी क्लियर कर देती है कि जो शख्स घर के अंदर आया था वो लूटपाट के इरादे से नहीं आया था, शायद वो देव कृष्णा को मारना ही आया था। क्योंकि सिर्फ एक वार और देव कृष्णा की मौत, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ और चीजें पुलिस के दिमाग में आए। अगर कोई चोर आया था, उन्होंने देव कृष्णा को मारा, तो वो दूसरी तरफ प्रियंका को जिंदा क्यों छोड़ गए? क्योंकि प्रियंका तो उनको पकड़वा भी सकती थी। पुलिस के डाउट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, लेकिन क्योंकि मामला अभी तक सेंसिटिव था और ये सिर्फ 7 अप्रैल का ही दिन चल रहा था, तो पुलिस जल्दबाजी में कुछ करना नहीं चाहती थी। वो चाहते थे कि वो पूरी तरह से श्योर हो लें कि आखिरकार ये मैटर है क्या। अब इसके बाद पुलिस जाती है देव कृष्णा की बहन ज्योति के पास, उनसे पूछताछ करती है। उनको पूछा जाता है कि आखिरकार जब इस कमरे में ये सब कुछ हो रहा था, कुछ शोर मचा होगा, कोई आवाजें बाहर आई होंगी, आपकी नींद किस तरह से नहीं खुली? क्योंकि वो उनके कमरे के पास ही के कमरे में सो रहे थे, मतलब थोड़ा सा स्पेस बीच में खाली था और उसके अलावा उनका कमरा लगता था। तो आखिरकार उन्होंने ये आवाजें क्यों नहीं सुनी? सामने से ज्योति ने कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी शुरू की। उसने बताया कि अक्सर कभी कभार भैया और भाभी की लड़ाई होती रहती थी और उनकी बहस इस तरह से उनकी बातें उनको सुनाई देती थी, तो उनको ज्यादा कुछ सुनाई नहीं दिया। जो हल्का फुल्का सुनाई दिया था, उनको यही लगा कि शायद वो लड़ रहे होंगे। असल में ये वो मोमेंट था जब प्रियंका अपने कमरे में चीख रही थी।
अब तक जो पुलिस को डाउट था वो और भी ज्यादा क्लैरिटी की तरफ जा रहा था, क्योंकि एक और चीज थी जो पुलिस के हाथ लग गई थी कि प्रियंका और देव कृष्ण की लड़ाइयां हुआ करती थी। अब शक और भी ज्यादा गहरा हो जाने के बाद पुलिस प्रियंका से उसका फोन मांगती है ताकि वो उसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर सके, उसकी प्रीवियस चैट चेक कर सके कि आखिरकार कुछ ऐसा है तो नहीं सस्पिशियस जिसकी वजह से वो प्रियंका को अरेस्ट कर सके। लेकिन प्रियंका यहाँ पे ये कहती है कि असल में ये जो चोर आए थे ये प्रियंका का फोन भी अपने साथ ही चुरा के ले गए। अब पुलिस इस कमरे की छानबीन में लग जाती है। वो चाहते थे छोटी से छोटी चीज रिकवर करना, जो भी उनको मिल सके, जो इस केस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके प्रियंका के अगेंस्ट। और थोड़ा ही वक्त लगता है, पुलिस के हाथ इस तरह की चीजें लगनी भी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले वही ज्वेलरी जिसके बारे में प्रियंका बात कर रही थी। प्रियंका ने बताया था कि 3 लाख की ज्वेलरी ये चोर चुरा के भाग गए हैं, लेकिन ये जो गहने थे ये असल में प्रियंका की ही अलमारी के नीचे छुपाए हुए थे। अब किसने छुपाए होंगे, चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही थी। प्रियंका के अलावा वहां पे जिंदा कोई भी इंसान नहीं था। पुलिस के हाथ यहाँ तक बहुत सारे एविडेंस लग चुके थे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस उनको चाहिए था जिसकी बदौलत वो प्रियंका को बिना देरी किए अरेस्ट कर सके। और इसी के चलते वो प्रियंका की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने में लग जाते हैं, क्योंकि पुलिस जानती थी कि प्रियंका का फोन तो उनके पास है नहीं, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से वो बहुत सारी चीजें रिकवर कर सकते हैं। और वैसा ही होता है। प्रियंका की कॉल रिकॉर्ड्स चेक की जाती हैं, उसके बाद उसकी चैट्स चेक की जाती हैं और पुलिस के सामने कुछ आता है। पुलिस के सामने एक अननोन नंबर आता है जिससे प्रियंका की इस कत्ल से आसपास बहुत ही ज्यादा बातचीत हुई थी। और इसके बाद पुलिस समझ गई थी आखिरकार ये सारा मैटर है क्या, क्योंकि जिस शख्स का ये नंबर था उसके बारे में देव कृष्णा की बहन और माँ से बातचीत की जाती है। वो कुछ बातें बताती हैं और उसके बाद सारी क्लैरिटी पुलिस को मिल जाती है। बिना देरी किए पुलिस इसके बाद प्रियंका को अरेस्ट करती है और उस दूसरे शख्स को भी जिसके साथ प्रियंका की बहुत बातचीत हो रही थी। यहाँ पे मामला खुल के पुलिस के सामने आ गया था। मामला क्या था ये जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया 2015 में प्रियंका और देव कृष्ण की शादी हो गई थी। ये एक बाल विवाह था, लेकिन दोनों की उम्र इस समय तक एक साथ रहने लायक नहीं थी। इसीलिए जो प्रियंका थी वो अपने मायके में रह रही थी। 2020 तक वो इंतजार करती है, जब उसकी उम्र 21 से 22 साल हो चुकी थी और दूसरी तरफ देव कृष्ण की उम्र भी 22 से 23 साल हो चुकी थी। उस दौरान जो प्रियंका थी वो देव कृष्ण के घर पे शिफ्ट होती है। लेकिन इससे पहले यानी कि 2017-18 में कुछ और भी हुआ था। जो प्रियंका देव कृष्ण के साथ शादीशुदा थी, उनकी फैमिलीज ने उनकी शादी करवाई थी। इसी सब के बीच प्रियंका को एक लड़के के साथ प्यार हो जाता है। ये जो लड़का था ये प्रियंका से लगभग 6 से 7 साल बड़ा था और इसका नाम कमलेश पुरोहित। कमलेश राजगढ़ में अपना एक ढाबा चलाता था और वहां पे प्रियंका की उससे बहुत बातचीत होनी शुरू हो जाती है। थोड़े ही समय में ये दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं और जहां प्रियंका एक तरफ देव कृष्ण के साथ शादीशुदा थी, वहीं दूसरी तरफ कमलेश के साथ वो रिलेशनशिप में भी आ चुकी थी। अब जब उम्र हो गई थी देव कृष्ण के घर शिफ्ट होने की, तो प्रियंका नहीं चाहती थी वहां जाना। अपनी फैमिली के साथ बहस करती है, लड़ाई करती है, लेकिन जो होना था वो फैमिली ने पहले ही कर दिया था और फैमिली के जिद के आगे प्रियंका को मानना पड़ता है। वो देव कृष्ण के घर शिफ्ट हो जाती है। 2021 के आसपास प्रियंका देव कृष्ण के साथ शिफ्ट तो हो जाती है, लेकिन वो उसको पति होने का सुख नहीं देती है, क्योंकि वहां जाते ही पहले तो एडजस्टमेंट में थोड़ा समय लगता है। इस दौरान वो बिल्कुल भी देव कृष्ण को अपने पति की तरह ट्रीट नहीं करती थी। कुछ फोटोज हालांकि सामने आती हैं जहां पे वो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर देव कृष्ण की बहन की माने तो वो अक्सर जब भी उसको समय लगता वो देव कृष्ण की बेइज्जती करती रहती थी। वो उसको कहती थी तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है। वो उसको कहती थी कि तुम काले हो, मैं तुमसे बेहतर डिजर्व करती हूँ। वो उसको कहती थी कि तुम मेरे खर्चे नहीं उठा पाते, मुझे घूमना फिरना पसंद है, मुझे शॉपिंग करना पसंद है, लेकिन तुम ये सब कुछ नहीं करवा पा रहे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये चीजें इसी तरह से बीतती जाती हैं, लेकिन देव कृष्ण की फैमिली को भी ये डर था कि बहू घर पे आई है, अगर उसको वो डिवोर्स दे देंगे या वो इनको डिवोर्स दे देगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो बाहर के लोग क्या कहेंगे। और जब सिचुएशन बहुत इंटेंस हो जाती तो प्रियंका अक्सर ये बहाना बनाती कि उसको अपने मायके में काम है और वो वहां पे चली जाती। मतलब यहाँ शिफ्ट होने के बाद भी प्रियंका अपने ससुराल उतना नहीं रही जितना वो अपने मायके रही। मतलब 8 दिन ससुराल में रहती थी, उसके बाद एक महीना अपने मायके में ही बिताया करती थी। और इसका रीजन ये था कि वहां पे उसको कमलेश पुरोहित से मिलना बहुत आसान रहता था। वहां पे कोई रोक टोक नहीं थी और इजीली वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते, हम बिस्तर होते। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात एक और थी। जो कमलेश पुरोहित था वो खुद भी शादीशुदा था
उसके खुद के भी 2 बच्चे थे, लेकिन फिर भी ये जो उनका अफेयर था ये अलग ही परवान चढ़ रहा था। इस सब के बाद भी जो देव कृष्ण की फैमिली थी वो समहाउ एडजस्ट कर ही रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनको कुछ डाउट्स होने शुरू हो जाते हैं। और एक दिन जो देव कृष्ण की बहन थी ज्योति, वो प्रियंका का फोन चेक कर लेती है और यहाँ पे प्रियंका की सच्चाई सामने आ जाती है। प्रियंका कमलेश से चैट करती थी और ये जो चैटिंग थी ये नॉर्मल नहीं थी, वही वाली थी जिस तरह की एक पति पत्नी में या फिर एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होनी चाहिए। और ये चीज देव कृष्ण के लिए एक बहुत बड़ा धक्का थी। अब ये जो चैट थी ये बहुत बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाती है। जो प्रियंका थी वो दूसरी तरफ से हार मानने वाली नहीं थी। अक्सर देखा भी जाता है कि जो इंसान इस तरह का स्टेप उठा लेता है वो कभी भी बातों में हार नहीं मानता, उसको कभी नहीं लगता कि वो गलत है कहीं से। प्रियंका भी ऐसा ही कर रही थी, वो अपने आप को डिफेंड करती रहती है और जब उसको पता चल जाता है कि उसकी अब नहीं चलेगी तो वो फिर से अपने मायके शिफ्ट हो जाती है। लगभग 2.5 से 3 साल वो अपने मायके में ही रहती है। दूसरी तरफ देव कृष्ण के गांव के लोग उनका सर खाना शुरू कर देते हैं, उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं कि बहू इतने समय तक बाहर रहे, अच्छा नहीं लगता। अब वो लोगों को क्या एक्सप्लेन करते। इसी शर्म के मारे वो प्रियंका को वापस लाने की सारी कोशिशें करते हैं। अब प्रियंका वापस आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी फैमिली उसको फिर से फोर्स करती है वापस जाने के लिए। और वापस आने के लिए प्रियंका कुछ शर्तें रखती है। अब जब ये शर्तें आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस तरह की शर्तें कोई इंसान अपने ससुराल वालों के आगे कैसे रख सकता है। और दूसरी तरफ बेचारे ससुराल वाले जिनको ना चाहते हुए भी ये शर्तें माननी पड़ती हैं। प्रियंका की ये शर्तें थी कि पिछली बार उसकी चैट पढ़ ली गई थी, अब जब वो वापस आएगी उसके फोन से कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। मतलब चाहे वो जितना मर्जी गलत कर ले, चाहे वो किसी से भी चैट करे, फोन पे बात करे, लेकिन उसके फोन को कोई टच नहीं करेगा। सुबह जब तक वो चाहेगी तब तक वो सोएगी, कोई उसको परेशान नहीं करेगा। इसके अलावा उसके लिए एक ब्यूटी पार्लर भी खोल के दिया जाएगा जहाँ पे वो काम करेगी और घर के लोगों से वो ज़्यादा डील नहीं करेगी। और जब उसका बाहर जाने का मन हो कोई उसको रोक टोक नहीं करेगा, जहां मन होगा जैसे मन होगा वो जाएगी। देव कृष्ण की फैमिली बेचारी परेशान थी, फंसी हुई थी। वो ये सारी बातें मानती है और प्रियंका को वापस लेके आती है। अब यहाँ पे जैसे ही प्रियंका वापस पहुंचती है फिर से सब कुछ वैसा ही होना शुरू हो जाता है। कुछ वीडियोस भी सामने आए जहां पे प्रियंका और देव कृष्ण की बहस भी हो रही थी। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा जो बिस्तर था वहां पे प्रियंका सोया करती थी और एक जमीन पे भी चद्दर बिछाई हुई थी। देव कृष्ण अक्सर काफी समय से इसी तरह से फ्लोर पे ही सो रहा था। मतलब प्रियंका अलग सोती थी, देव कृष्ण अलग सोता था। इनफैक्ट कभी कभार तो वो उसको कमरे से भी बाहर भेज देती थी ताकि वो अपने कमरे में फिर से कमलेश से बात कर सके। इसके अलावा जब से प्रियंका अपने ससुराल में शिफ्ट हुई थी ये कमलेश वहां के बहुत सारे चक्कर लगाना शुरू कर चुका था और इस दौरान प्रियंका अक्सर खिड़की पे बैठ के कमलेश को देखती रहती। कुछ और भी चीजें थी, जैसे इस गांव में अगर किसी की शादी होती, किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन होता तो जहां पे प्रियंका का मन नहीं होता वो बिल्कुल भी नहीं जाया करती थी। लेकिन जब उसको पता चलता कि कोई शादी है, कोई फंक्शन है जहां पे कमलेश भी आ रहा है, तो वो सबसे पहले तैयार होकर बाहर खड़ी हो जाती कि मुझे भी चलना है, मुझे भी साथ ले चलो। देव कृष्ण और उसकी फैमिली ये सब कुछ देख पा रही थी, लेकिन चाह के भी वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। प्रियंका सुबह आराम से 10 से 11 बजे उठती, कोई काम नहीं करती, फैमिली खाना बना के उसको खिलाती, उसकी सेवा करती। जो काम एक बहू को इस घर में करने चाहिए थे वो उसकी सास उसको करके दे रही थी, और वो भी डर के मारे। कुछ चीजें थी जो कंसीडर करने वाली थी। हो सकता था प्रियंका को देव कृष्ण नहीं पसंद था, बचपन में उनकी शादी करवा दी गई थी, इसी के चलते वो मना नहीं कर पाई। लेकिन अब तो वो बड़ी हो गई थी, अगर वो देव कृष्ण के साथ नहीं रहना चाहती थी तो उसको डिवोर्स दे सकती थी, क्लियर बात करती। अगर उसकी तरफ से ये पॉइंट क्लियर होता कि वो डिवोर्स देना चाहती है तो कोई उसको रोक नहीं सकता था। ये एक बेहतर वे होता अगर उसको कमलेश के साथ ही रहना था, लेकिन उसने ये वे चूज नहीं किया, उसने एक बहुत भयानक रास्ता चूज किया। इस सब के दौरान भी 2026 में ही प्रियंका फिर से पकड़ी जाती है कमलेश से बात करते हुए, और इस बार देव कृष्ण ने ही उसको पकड़ा था। फिर से बहुत बड़ी बहस होती है। प्रियंका इस दौरान देव कृष्ण की कॉलर पकड़ती है और उसको चांटा लगाने की कोशिश करती है। चीजें बहुत इंटेंस हो गई थी और इसके बाद फिर से प्रियंका को वापस उसके घर भेज दिया जाता है, या फिर ये कहें वो खुद से वापस अपने मायके चली जाती है। और वक्त बीतने के साथ साथ देव कृष्ण की फैमिली से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद 31 मार्च 2026 के दिन प्रियंका वापस अपने ससुराल पहुंचती है।
फैमिली को लग रहा था शायद वो चीजें वापस से नॉर्मल करने वाली है, लेकिन असल में कुछ और था जो कि बहुत भयानक षड्यंत्र था प्रियंका ने रचा कमलेश के साथ मिलके, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ही वो अंदर की एक स्पाई बनने आई थी जो कि देव कृष्ण के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन कमलेश को शेयर कर सके। और ये सब कुछ क्यों था? क्योंकि उन्होंने कुछ प्लानिंग की थी। जिस दौरान वो अपने मायके में थी वहां पे बहुत फ्रीली बिना किसी प्रॉब्लम के वो कमलेश से मिलती। उन्होंने एक प्लानिंग करनी शुरू की थी देव कृष्ण को अपने रास्ते से हटाने के लिए। इसी के चलते जो कमलेश था उसका एक लिंक था इंसान के साथ। इस इंसान का नाम सुरेंद्र भट्टी। सुरेंद्र पहले भी बहुत बार जेल जा चुका था क्योंकि वो इसी तरह से लोगों को मारने का काम करता था, इसी तरह से सुपारी लिया करता था, और कमलेश इसको जानता था। सुरेंद्र से बातचीत होती है और उसको देव कृष्ण की एक फोटो थमाई जाती है। साथ ही सुरेंद्र 1 लाख रुपए की डिमांड करता है। 50,000 रुपए उसको एडवांस में भी दे दिए जाते हैं। और इसी सारी प्लानिंग के तहत प्रियंका वापस अपने ससुराल पहुंची थी, जहां पे वो देव कृष्ण की छोटी छोटी हरकतें उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है। उन्होंने इससे पहले प्लान किया था 4 अप्रैल को देव कृष्ण को खत्म करने का, लेकिन जैसे जैसे 4 अप्रैल की शाम पास आती जाती है, सुरेंद्र अचानक से कमलेश को फोन करता है और कहता है कि वो थोड़ा सा बिजी है और 4 अप्रैल को वो ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप प्रियंका को देखिए, वो देव कृष्ण को अपने रास्ते से हटाने के लिए इतनी ज्यादा उत्सुक थी कि उससे अब इंतजार नहीं हो रहा था। वो सुरेंद्र को फोन करती है और कहती है कि वो उसके 50,000 वापस कर दे। वो जल्दी से जल्दी देव कृष्ण से छुटकारा चाहती है। वो किसी और को बोल लेगी और जल्दी से जल्दी ये काम निपटाएगी। सुरेंद्र का जवाब आता है कि आप चिंता मत करो, 2 से 3 दिन के अंदर ही मैं ये सारा का सारा काम निपटा दूंगा। अब इसके बाद 6 और 7 अप्रैल की रात चूज की जाती है। इस रात जब सब के सब लोग सो गए थे, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो प्रियंका ने देव कृष्ण के पानी में नींद की दवाइयां मिलाई थी, जिसकी वजह से वो गहरी नींद सो चुका था। दूसरी तरफ जब रात होनी शुरू हो जाती है, मतलब काफी गहरी रात हो जाती है, उस दौरान प्रियंका सबसे पहले धीरे से दरवाजा खोलती है, ये चेक करने के लिए कि कहीं इस आवाज से उसका पति तो नहीं उठ रहा। लेकिन देव कृष्ण पे इसका कोई असर नहीं होता। फिर वो पास वाले दरवाजे खोलती है जहां पे उसकी सास और उसकी ननद सो रही थी। वहां पे भी दरवाजा खोल के वो अंदर जाती है और वापस आती है, दरवाजा बंद करती है, लेकिन उन पे भी कोई असर नहीं पड़ता। गहरी नींद वो भी सोए हुए थे। इसी दौरान वो अपने बाहर वाले दरवाजे को जानबूझ के खुला छोड़ देती है और दूसरी तरफ कमलेश को और सुरेंद्र को फोन करके अंदर आने के लिए कहती है। ये दोनों अंदर आते हैं, जिसके बाद प्रियंका सबसे पहले ये ज्वेलरी पैक करती है, उसको छुपाती है, और जो 50,000 कैश था वो असल में उन्होंने वैसे ही सुरेंद्र को देना था ये कत्ल करने के लिए। ये 50,000 उसको दिए जाते हैं। वो अंदर आते हैं और ये चाकू से सीधा देव कृष्ण के सर पे वार करते हैं और एक ही वार से देव कृष्ण की मौत हो जाती है। अब इसके बाद ये जो सुरेंद्र था इसको छत के रास्ते से भगा दिया गया था। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नीचता की सारी हदें पार हो चुकी हैं, तो जो अब आप सुनने वाले हैं वो लिटरली आपको हैरान कर देगा, परेशान कर देगा और सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या ये हमारी ही सोसाइटी के लोग थे। जब ये सब कुछ हो गया था उसके बाद अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो प्रियंका और कमलेश ये दोनों उसी बिस्तर पे, जिस बिस्तर पे देव कृष्ण की लाश पड़ी थी, उसी बिस्तर पे हम बिस्तर भी होते हैं। आप नीचता की हदें देखिए। खैर ये सब कुछ करने के बाद प्रियंका कमलेश को कहती है कि वो इस दरवाजे को लॉक करे, बाहर वाले कमरे में प्रियंका को कुर्सी से बांध दे और उसके बाद मेन दरवाजे से ही बाहर चला जाए। ये सारा प्लान वो एग्जीक्यूट करती है और उसके बाद जब उसको लगता है कि सब कुछ हो चुका है, देव कृष्ण की जान जा चुकी है, वो अच्छे से बंध चुकी है और दोनों लोग जो अंदर आए थे वो भाग चुके हैं, उसके बाद वो समहाउ चिल्लाना शुरू करती है, चीखना शुरू करती है कि मैं बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ लौट गया। और इसी के बाद सब लोग इकट्ठे होने शुरू होते हैं और वो खुद ही एक विक्टिम बन जाती है जिसपे हर इंसान को तरस आ रहा था शुरू में। लेकिन खैर मामला जिस भी तरह का था, पुलिस ने 36 घंटे में ही इस केस को सॉल्व कर दिया था। जहां पुलिस की तारीफ करना बनता है वहां पुलिस की तारीफ करनी भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बहुत दुख होता है इस तरह के इंसिडेंट्स को देख के कि हमारी सोसाइटी आखिरकार जा किस तरफ रही है। क्या कोई इंसान जो किसी दूसरे इंसान को पसंद नहीं है वो उसको लीगली नहीं छोड़ सकता, कह के नहीं छोड़ सकता? क्या उसकी जान लेना उसके लिए सबसे आसान रास्ता होता है? खैर इसके बाद पुलिस ने प्रियंका और कमलेश को अरेस्ट कर लिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सुरेंद्र था वो अभी भी भागा हुआ है और अभी भी वो पुलिस के हाथ नहीं आया। हम हमारी वीडियो में हमेशा ये कहते हैं कि शादी इकलौता ऐसा रिश्ता है जो आज के समय में आपको बहुत ही सोच समझ के चूज करना है। अपना पार्टनर बहुत सोच समझ के चूज करें, उसका पास्ट जाने, आगे की सारी चीजें जाने, और अगर क्लैरिटी ना हो तो शादी ना ही करें।
क्योंकि शादी ना करने की वजह से कोई नहीं मरता, लेकिन जल्दबाजी में शादी करने की वजह से बहुत सारी जानें जाती हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।